नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 पर हम आपके लिए टैक्स को आसान बनाते हैं। सही टैक्स कैसे भरें, ज्यादा टैक्स कैसे बचेगा, इनकम टैक्स से जुड़े नियम और कानून क्या है, इन सब मुद्दों पर मनी 9 में आपने हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात सुनी है। लेकिन आज हमारे साथ बुरा ना मानो टैक्स में एक खास मेहमान जुड़ा है जो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, और आज हम उनसे ही बात करने वाले हैं कि पेपर से फाइल होने वाला ये रिटर्न जब डिजिटल हुआ तो क्या हुआ, इनकम टैक्स पेयर्स इनके पूरे स्कीम में कहां है और ऑनेस्ट इनकम टैक्स पेयर्स की क्या अहमियत होती है। साथ ही में ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी को कैसे रोक रहा है, क्या बदलाव किए जा रहे हैं आपके लिए आसान हो इनकम टैक्स, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स प्रताप सिंह जी। मिस्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे लगता है इनकम टैक्स का नाम आते ही एक कड़क सा ऑफिसर जो है सभी के जहन में होता था, और आपसे मिलकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। थैंक यू सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। धन्यवाद प्रियंका जी आपका और टीवी 9 का मुझे इनवाइट करने के लिए। सर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अब जो है समय नज़दीक आ रहा है। आईटीआर फाइलिंग वो दौर हमने देखा है जब बिना सीए के रिटर्न भरना मुश्किल होता था, लेकिन अब हम उस दौर में जब सरकार चाहती है कि खुद इनकम टैक्स पेयर जो है अपना टैक्स भर सके, तो ये एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ बड़ा कदम है। आपको लग रहा है कि अब इनकम टैक्स पेयर पहले के मुकाबले में बहुत आसानी से रिटर्न फाइल कर लेता है? जी प्रियंका जी, उससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं एक डिस्क्लेमर लगाना चाहूँगा कि जो भी विचार हैं मैं व्यक्त कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल विचार हैं और नॉट नेसेसरली गवर्नमेंट व्यूज़। अब मैं आऊँगा कि टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या योजनाएं, क्या क्या सुविधाएं जारी करी हैं। देखिए, सबसे पहले जो चेंज आया है पिछले कुछ एक वर्षों में, एक एटीट्यूड का चेंज है कि अब टैक्स पेयर्स के लिए डिपार्टमेंट की नज़रों में बहुत सम्मान है, और जो वो कंट्रीब्यूशंस देश निर्माण के लिए कर रहे हैं उसे हाईएस्ट लेवल से बहुत सराहा गया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल से एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के लेवल से। अब मैं आऊँगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसी चीज़ करी हैं जिससे कि टैक्स पेयर्स का कंप्लायंस करना बहुत आसान हो गया है। देखिए, एक गवर्नमेंट स्कीम लेके आई प्री फिल्ड रिटर्न की। अब प्री फिल्ड रिटर्न क्या है कि जितना भी एक टैक्स पेयर की इनकम है, वो चाहे सैलरी की इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है और दूसरे हैं, तो वो द मोमेंट टैक्स पेयर लॉग्स ऑन टू द डिपार्टमेंटल वेबसाइट ई फाइलिंग पोर्टल, वो ऑटोमेटिकली वो पॉपुलेटेड है, आ जाता है, उसे कीन करने की ज़रूरत नहीं। तो जो सिंपल टैक्स पेयर्स हैं, सैलरी या छोटी मोटी जिनकी आमदनी रहती है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो सिंपल वो देखें कि उनकी जो फिगर है इनकम की जो प्री फिल्ड रिटर्न में शो हो रही है वो ठीक है कि नहीं, ओके करें और आपका रिटर्न फाइल हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस किया टैक्स पेमेंट का भी और टैक्स रिटर्न फाइलिंग का भी। अब पेमेंट और टैक्स पेमेंट में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप 4-5 स्टेप की प्रोसेस है। बिना किसी टेक्निकल मदद के, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की मदद के या वकील साहब की मदद के, एक आदमी खुद से अपना टैक्स पेमेंट कर सकता है। जो जितने भी बैंकिंग ऑनलाइन सिस्टम है, इंटरनेट के माध्यम से वो टैक्स पेमेंट हो जाता है, टाइम नहीं लगता उसे, और 24/7 कर सकते हैं। उसी तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल करना भी बहुत गवर्नमेंट ने ईजी किया है। टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब पॉसिबल हो पाया है। अभी आपने बजट देखा, कुछ दिन पहले बजट आया हमारा, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया। उसमें एक बड़ा कदम उठाते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो 25,000 तक के पुराने इनकम टैक्स डिमांड हैं वो सब वेव किए जाएंगे, माफ़ किए जाएंगे। उससे क्या होगा कि कभी किसी कारणों से किसी केस में छोटी मोटी लायबिलिटी रहती थी और वो जो फोर्थ कमिंग रिफंड होता है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाती थी, तो वो चीज़ अब नहीं होगी, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्लीन अप बुक्स हो जाएंगी जो छोटी छोटी डिमांड है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब हम इंटरनेशनल जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बाहर से आते हैं, उनकी एक चिंता रहती है कि भाई टैक्स में सर्टेनिटी क्या है और ट्रांसपेरेंसी कितनी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक 2 बड़े वो चीज़ शुरू की है।
एक तो बार है, उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ एडवांस रेजोल्यूशन, कि किसी को ये जानना है कि पर्टिकुलर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो वो उससे पहले कि इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में एक रूलिंग हम लाइक BAR के माध्यम से देते हैं, एडवांस रूलिंग, और वो एक फाइनल रूलिंग होती है। उसी तरीके से एक हमारी मैकेनिज्म है एडवांस प्राइसिंग अरेंजमेंट, तो वो भी एक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी एक लाइक बहुत उसे ईज करती है उनका जो प्रोसेस है कंप्लायंस का। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं देश के, जो डोमेस्टिक टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि एक DRC का मैकेनिज्म लेके आई। अब देखिए ये चीज़ें ग्लोबल चीज़ें हैं, कुछ एक कंट्रीज़ में हो रही थी, तो हम लोगों ने जैसे HMRC है UK का, ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस है ATO ऑस्ट्रेलिया का, या US IRS है, तो उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमने एडॉप्ट करने की कोशिश करी। तो DRC में क्या है कि ऐसे केसेस जिनमें 10 लाख तक का हम असेसमेंट के माध्यम से एडिशन करते हैं, वो चीज़ एक सेपरेट कमेटी को, जो 3 कमिश्नर्स की कमेटी होगी, उसको रेफर होगा, और वो जो कमेटी टैक्स पेयर्स के व्यूज़ सुन के, असेसिंग ऑफिसर्स के व्यूज़ सुन के उससे फाइनल जो करेगी वही चीज़ हो जाएगी, और डिपार्टमेंट उसे डिस्प्यूट नहीं करेगा जी। उस चीज़ को। एक दो चीज़ और मैं कहूँगा, वो बहुत काम की चीज़ है टैक्स पेयर्स के लिए, रिफंड्स। अब देखिए रिफंड्स हम काफ़ी केसेस में तो जिस दिन रिटर्न फाइल होता है उसी दिन इश्यू कर देते हैं। ये पहले नहीं हो पाता था, 1 साल या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता था। बिल्कुल। अब जो प्रोसेसिंग का टाइम है लगभग रिड्यूस होके 10 दिन हो गया है। अब लोगों की सुविधा के लिए कि डिस्प्यूट न रहे, हमने 100 पोस्ट, गवर्नमेंट ने 100 पोस्ट एक अपील का, जॉइंट कमिश्नर अपील का लास्ट ईयर ही वो लाए, वो रोल आउट हो गया, सब ऑफिसर्स लाइक दे आर इन प्लेस, तो वो तेज़ी से जो डिस्प्यूट होंगे उसका निपटारा करेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टैक्स पेयर से, जो 360 डिग्री प्रोफाइलिंग के तहत कि आपकी प्रॉपर्टी के क्या ट्रांजैक्शन है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या है, आपकी सैलरी की क्या इनकम है, कॉन्ट्रैक्ट से क्या इनकम है, प्रोफेशनल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट। अब उस सब इनकम को हम रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उससे पहले लोगों से शेयर करेंगे हम, और वो शेयर करेंगे तो वो लोग देख पाएंगे। जैसे आपने 26 ES का नाम सुना होगा, और एक AIS सिस्टम हम लेके आए हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये बहुत काम की चीज़ है, लोग एक्सेस कर पाते हैं उसे, तो रिटर्न फाइल करने से पहले उस चीज़ को देख पाएंगे वो, और अपना रिटर्न फाइल करते वक्त उनका ध्यान रख पाएंगे। किसी कारण से अगर उसमें कोई कमी रह गई, गलती रह गई, तो हम ऐसा नहीं कि नोटिस भेज रहे हैं लोगों को, अब हम क्या करेंगे, एक हमारा E-वेरिफिकेशन पोर्टल है, बहुत अच्छी सुविधा है लोगों के लिए। तो E-वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से हम मैसेज भेजेंगे, SMS, और मेल से भी इंटीमेट करेंगे लोगों को कि भाई ये वेरिएशन आपके केस में है, तो आप देखें, और ज़रूरत है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करें इसमें। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से, स्पीड एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, सिंप्लीफाइड है, फिर कोई समस्या तो हम लोग अवेलेबल हैं। तो जिस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, आसान ही नहीं बनाया है, बल्कि जवाबदेही बढ़ाने के लिए उसमें पारदर्शिता भी लेकर आए हैं। सिंह साहब, आपने एक बात कही प्रीफिल्ड फॉर्म की, तो प्रीफिल्ड फॉर्म मिल रहा है अब इनकम टैक्स पेयर्स को, जब वो रिटर्न उनका आता है तो उसमें कुछ जानकारी भरी हुई होती है। लोग जानना चाहेंगे कि ये जो डेटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किन सोर्स से हासिल करता है, और ये कितना पुख्ता डेटा है, आप हमें क्या बताना चाहेंगे? क्या मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ उस प्रीफिल्ड फॉर्म में दी गई इन्फॉर्मेशन को, या नहीं वो बी ऑल एंड ऑल है, और ये डेटा आप लोग कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने प्रियंका जी। ये इन्फॉर्मेशन हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। जैसे सैलरी का डेटा है तो एम्प्लॉयर से हमारे पास में आता है। मैं आपको और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं जो TDS करते हैं, आप भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं, मैं भी हूँ, तो हमारा एम्प्लॉयर टैक्स काटते हैं और उसका क्वार्टरली एक स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। तो वहाँ से ये सैलरी का डेटा हम लोग लेते हैं, ऑटोमेटिक आता है, सिस्टम कैप्चर करता है कंप्यूटर। देन जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का डेटा हम बैंक से लेते हैं। बैंक वाले भी हमें एक
एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे हमें इंटरेस्ट या डिपॉजिट्स वगैरह उसका डेटा मिलता है, कैश डिपॉजिट रहते हैं कुछ केसेस में। देन डिविडेंड है, कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, उसका डेटा हम कंपनीज जो डिटेल या इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ से आता है। देन सब रजिस्ट्रार से हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का डेटा आता है, कार कंपनीज हैं उन्हें कार वार परचेज करने का डेटा आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सोर्सेज हैं। फिर इंटरनेशनली हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारी एक एंटिटी है जिसे हम FIU कहते हैं, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नॉर्थ ब्लॉक में है। उससे हम बहुत सारे फॉरेन डेस्टिनेशन से डेटा कलेक्ट होता है और वो डेटा फिर वो प्रोसेस करती है FIU और फील्ड यूनिट्स को भेजती है फर्दर एक्शन करने के लिए। तो ये जो सब डेटा है सोर्सेज से आ रहा है, ये डेटा के इट इज़ लिंक टू द परमानेंट अकाउंट नंबर पैन से और आधार नंबर से, तो ऑटोमेटिक उसमें पॉपुलेट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप देख रहे हैं उसे, सैलरी की इनकम में अगर कोई आपको लगता है कि कुछ चेंज है, वेरिएशन है, तो आप अपनी फिगर भर सकते हैं। Okay. उसमें ऐसा नहीं कि उस डेटा को आप एडिट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ ठीक है उसे भर के एंड देन यू कैन सबमिट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आपको ये सुविधा मिलती है। और जैसा मैं कह रहा था कि उसके बाद भी रिवाइज रिटर्न भरने का, अपडेटेड रिटर्न भरने का एक मौका मिलता है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन्हें किसी भी तरीके से कोई असुविधा, कोई परेशानी ना हो, और उनकी जितनी हम मदद कर सकें टैक्स डिपार्टमेंट के लेवल पे वो करें। तो हमारे जो लोकल ऑफिसर्स हैं डिफरेंट स्टेशंस पे वो भी, और सेंट्रली देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्स पेयर सर्विसेज का एक वर्टिकल है जो कि CBDT लेवल पे एक बहुत सीनियर ऑफिसर मेंबर रैंक के उसे देखते हैं, और डाउन द लाइन एक टैक्स पेयर सर्विसेज के लिए सीनियर ऑफिसर्स को रखा हुआ है जो इन चीज़ों को देखते हैं। एक आयकर सेवा केंद्र का भी, जहाँ भी इनकम टैक्स के ऑफिसेज हैं, उस तरह की सुविधा है जहाँ पे लोग जाके अपनी परेशानी रख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और हमने क्या किया गुड़गांव में स्पेशली, एक हेल्पलाइन लोकल लेवल पे करी। तो उसमें हमने मेल नंबर, मेल जो ID है 3 ऑफिसर्स का, 2 स्टाफ और 1 ऑफिसर, और उनके मोबाइल नंबर वो पब्लिक डोमेन में रखे हैं। और वो हमने मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर और उससे उन्हें पब्लिसिटी दी कि किसी को कोई दिक्कत है तो उन नंबर से फ़ोन करें या मेल भेजें। हम उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हमसे बियॉन्ड होंगी हमारे उससे कैपेसिटी से। तो हम केंद्र सरकार को, जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं CBDT, उन्हें उन चीज़ों को उचित माध्यम से रेफर करेंगे। तो इनकम टैक्स विभाग जितना अपने ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का ख्याल रख रहा है, सिंह साहब, मुझे लगता है आपके टैक्स पेयर्स भी आप लोगों का उतना ही ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो आप लोगों का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो एस्टिमेट था वो उसे क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। एस्टिमेट आप लोगों ने कुछ 19 लाख करोड़ का रखा हुआ है, उससे प्लस का रखा हुआ है, और ऑलरेडी 19 लाख करोड़ के आसपास जो है वो आ चुका है पैसा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से। तो इस टारगेट को पूरा करने में आपको लगता है ये जो आप कदम हमें बता रहे हैं, इन सब का बहुत अहम योगदान रहा है? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, मैं सभी टैक्स पेयर्स का, देश के टैक्स पेयर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना एक टैक्स का पेमेंट कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, जो नेशन बिल्डिंग में यूज़ होगा। देखिए करंट ईयर की हम बात करते हैं तो जो बजटेड फिगर्स थे इनकम टैक्स के, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना था, वो 18,23,000 करोड़ था। ओके। और क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 19 लाख करोड़ के हाँ जी, तो वो क्या हुआ कि हमारी ग्रोथ अच्छी थी। जब बजट हम लाए थे फरवरी 2023 में, तब एक पर्टिकुलर ग्रोथ एस्टिमेट किया गया था और उससे कहीं अच्छा इकोनॉमी ने किया। तो अभी रिवाइज किया गया जो फरवरी 24 में FM मैडम ने जो बजट पेश किया, इंटरिम बजट, तो उसमें उसे 1823 को बढ़ा के 1945 कर दिया गया। तो अभी कुछ दिन पहले जो डेटा CBDT की तरफ से आया उसके हिसाब से 97% ऑफ दिस रिवाइज फिगर वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। और मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च तक और काफ़ी कुछ कलेक्शन आएगा, तो हम गॉड विलिंग 1945 से कुछ आगे तक पहुंचना चाहिए। एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारी करंट ईयर की ग्रोथ ऑलरेडी 19% 20% के आसपास है।
पिछली साल जो गई है हमारी 22-23, उसमें भी हमारी जो ग्रोथ थी टैक्सेस की वो करीब 19% थी। लेकिन उससे पहले जो हमारी ग्रोथ थी 20-21 की, वो ग्रोथ हमारी 49.54% थी। उसमें देखिए कुछ तो बेस इफेक्ट था, क्योंकि उससे पहले ईयर वाज कोविड अफेक्टेड, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक डाउन टर्न था। बट फिर भी 49.54 देखिए 50% के आसपास का ग्रोथ होना, और उसके बाद 19% ग्रोथ आना, ये एक फिनोमिनल है। और इसका क्रेडिट टैक्स पेयर्स को जाएगा। और कुछ हद तक जो गवर्नमेंट की प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ हैं, जो ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है, एक सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस हैं, और जो बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ज़रूरी कदम उठाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए, उन सब का एक मिला जुला असर उसमें दिखता है। तो आपको लग रहा है जो रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट आप लोगों ने रखा है 19.45 लाख करोड़ का, इससे आगे होगा 20 लाख करोड़ मान लें? अब देखिए, मेरा माई विश के ये ज़्यादा जाए और गॉड विलिंग ये 20 लाख करोड़ तक पहुँचे। बट एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई डोंट नो कि कहाँ तक पहुँचेंगे, बट 1945 सर्टेनली हमें क्रॉस करना चाहिए, ऐसी उम्मीद इस वक्त हम टारगेट तो अचीव कर रहे हैं, टारगेट से ऊपर जाएंगे कि नहीं, ये हम सर से बात करेंगे जब ये नंबर हमारे 31 मार्च दूर नहीं है, 10-12 दिन का टाइम है, तो ये फिगर आ जाएंगे हमारे सामने। सिंह साहब, देश की आबादी 140 करोड़ के करीब है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ के इर्द गिर्द है। इसमें से 5 करोड़ से ज्यादा ITR ऐसे हैं जिनमें टैक्स लायबिलिटी जीरो रही है, रिटर्न फाइल किया पर टैक्स लायबिलिटी निल है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स बचाने के लिए अपनी सही इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैडम, मैं थोड़ा सा इसमें डेविएट करूंगा आपसे। मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है लोग ईमानदारी से और वॉलंटरीली अपना टैक्स ठीक पे करते हैं। देखिए, जो ये आंकड़ा है आपने भी जिक्र किया 8 करोड़ के आसपास, तो अब तक हमारे 8 करोड़ 22 लाख के आसपास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इसके बियन भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, बट उनका TDS होता है, तो वो भी टैक्स पेयर है। अब देखिए, मेरी इनकम सैलरी से आती है, मैं लगभग 11.5 लाख करोड़ के आसपास टैक्स पे करता हूँ। तो मेरे हर महीने 90,000 95,000 के आसपास टैक्स कटता है। जो बचता है वो फरवरी के महीने में वो कट जाता है, तो मैं एडिशनल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ। मैं 11.5-12 लाख करोड़ 12 लाख टैक्स पे करता हूँ, तो हम इफेक्टिव टैक्स पेयर जैसे आप हैं। अब आपकी इनकम से टैक्स कट जाता है तो एडिशनल टैक्स पे नहीं करती हैं आप। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि 5 करोड़ लोग शायद टैक्स पे नहीं करते, तो उनके केसेस में दूसरे माध्यम से टैक्स कट जाता है। करीब ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस ऐसे होंगे जो कि एग्जम्पशन लिमिट के आसपास 5 लाख या 7 लाख तक की इनकम के वो होंगे, तो उन्हें एडिशनल टैक्स पे करना नहीं होगा। हमारी जो टैक्स डिपार्टमेंट की जो मेन इशू है अभी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रिटर्न नहीं आ रहे, लोग रिटर्न नहीं भर रहे, बट हायर इनकम ब्रैकेट में थोड़े से लोग कम हैं। जितना होना चाहिए उतने लोग नहीं। हमारी अपेक्षा है कि ज़्यादा लोग उस ब्रैकेट में आए। जैसे 1 करोड़ से ऊपर की जो इनकम है, अभी हमारे कम लोग हैं उसमें जैसे लगभग 2,62,000 के आसपास लोग हैं। फिर जो 10 लाख से ऊपर जो इनकम दिखाते हैं हमारे लोग, उनका तादाद भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी थोड़ा सा कम है। तो ये तादाद बढ़नी चाहिए ग्रेजुअली विद better collection of data, better processing of information, by educating the taxpayers, by nudging the people कि अपना proper pay करें, by helping them। तो वो सब हमारे प्रयास जारी हैं। और इसमें देखिए, हर चीज़ में पुलिसिंग ज़रूरी नहीं है, तो हम लोगों को समझाएंगे तो ज़्यादातर लोगों की समझ में आता है। यानी जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो अभी इनकम टैक्स से बच रहे हैं या बचने का रास्ता ढूंढ ले रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ना, जैसे एक इकॉनमी की कैपेसिटी होती है टैक्स जनरेट करने की। अब देखिए, हम ऑलरेडी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गए दिसंबर में, ऐसा ऑनरेबल FM ने कहा और दूसरे भी एजेंसीज ये कह रहे हैं। हम अब देखिए, इंडिया में इनकम टैक्सेस से 19.5 लाख करोड़ के आसपास टैक्स कलेक्ट करेंगे।
उससे थोड़ा सा कम ये जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जीएसटी वगैरह उससे आता है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे भी करीब करीब उतने के आसपास 18-19 लाख करोड़ हम जो स्टेट जीएसटी है उससे टैक्सेस आते हैं। बट हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है इंडिया का, आप देखेंगे वो थोड़ा सा कम है, 18% के आसपास है, सब टैक्सेस को मिला लें, सेंटर के दोनों जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस मिला के हम 18% के आसपास टैक्स जीडीपी रेशियो है। तो ये एक जब हम कंपेयर करते हैं सिमिलरली प्लेस इकोनॉमी जैसे ब्राज़ील है, चाइना है, रसिया है, तो हमारा थोड़ा सा कम है। ओईसीडी कंट्री जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएसए है या यूके है, फ्रांस है, उनसे तो ऑलरेडी हम काफ़ी पीछे हैं, बट हमारा डेवलपमेंट लेवल भी कम है। तो हमारी उम्मीद है कि धीरे धीरे हम एक 22-23% के आसपास पहुँचें, और जब उस लेवल पर पहुँचेंगे तो हमारा एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन बढ़ेगा और गवर्नमेंट को भी जो सोशल जो एजेंडा है गवर्नमेंट का उसे पूरा करने में एक आसानी होगी। तो इसे बढ़ाने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है आपकी निगाह में? आप इतने वर्षों से इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और इस पर आपने काफ़ी काम किया है। आप एक किताब पर मैं आपकी बात करूंगी, लेकिन ये जो टैक्स जीडीपी रेशियो का आंकड़ा आप कह रहे हैं कि 23 तक ले जाने की कोशिश है, क्या किए जाने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? देखिए मैडम, जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस उसे हमें कैप्चर करने की ज़रूरत है। वेदर इट इज़ हैपनिंग इन फॉर्मल सेक्टर, जो हम ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि कैप्चर करते हैं उस डेटा को, जो इनफॉर्मल लेवल पे है हमें एक उससे भी एक बेहतर तरीके से कैप्चर करने की ज़रूरत है। जैसे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे एक नई नई चीज़ आ रहे हैं उसमें, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, तो लॉट ऑफ पीपल, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो बहुत सारी कैटेगरी उसमें जुड़ती जा रही हैं। तो हमें देखना है कि ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, छोटी रिटेल है, कोई आदमी छोटा वेंचर कर रहा है बट उनकी काफ़ी साइजेबल इनकम होती है, दे अर्न लॉट ऑफ मनी, और उनसे हमें प्रॉपर टैक्स मिले बिना किसी इन्फोर्समेंट की कार्यवाही के। तो उस तरफ हमारा प्रयास जारी है कि हम डेटा कैप्चर करें पहले 360 डिग्री प्रोफाइलिंग के माध्यम से, और फिर हम उसे कोलेट करें, उनका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है या चीज़, अगर वो नहीं भरते तो उन्हें हम एक इंटीमेशन भेजें, नॉट नेसेसरीली नोटिस, कि सब आपने ये किया है तो आप कृपया टैक्स रिटर्न तो भरें ही अपना। और जो टैक्स रिटर्न भर रहे हैं उन्हें हमें ये बताना कि सब आपका जो ट्रांजैक्शन है उसके विषय आपका जो रिटर्न है उसमें इनकम काफ़ी कम है। तो ये हम कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले आपने मीडिया में रिपोर्ट देखी होगी कि करीब 30-35 लाख लोगों को कुछ कम्युनिकेशन और मैसेजेस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे गए। इनफैक्ट एक ऐसा कम्युनिकेशन मुझे भी आया। तो सब लोगों को जैसे आता है, और मेरी जान पहचान में कई एक लोगों को, तो जहाँ छोटा मोटा वेरिएशन दिखता है वहाँ लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम मेल के माध्यम से कि सूचना देना, और जो इनोसेंट नॉन कंप्लायर हैं उनकी मदद भी करना कि भाई आप ये है तो ये ऐसे करिए। जैसे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा है, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सुविधा है, और कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आप हेल्प सीख कर सकते हैं। तो उस तरह प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि ड्यू कोर्स में जैसे जैसे हमारा डेटाबेस स्ट्रांग होता जाएगा और डेटा माइनिंग की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, और अच्छी होगी, तो हम बेहतर तरीके से इसे ट्रैक कर पाएंगे और एक लोगों को परसुएट कर पाएंगे, नज़ कर पाएंगे कि टैक्सेस ठीक तरीके से पे करें। बिल्कुल। तो एक जो मिसमैच है उसे दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इनकम टैक्स पेयर्स को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। अब मैं बात करना चाहूँगी सिंह साहब, आपकी किताब रिफॉर्म्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन एक्सपीरियंस, इस बुक के बारे में ज़रा बताइए। इसमें आपने क्या लिखा है और ये किसके बारे में है? ये देखिए मैडम, कुछ दिन पहले मेरे जहन में ऐसा आया कि मुझे इकोनॉमिक्स पे कुछ काम करना चाहिए। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी और मैथ्स और साइंस मैंने काफ़ी पढ़ा। मेरा मन था कि सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस, क्योंकि मैं टैक्सेशन साइड में काम भी करता हूँ, तो उस तरफ मैंने एक डॉक्टरल प्रोग्राम किया। मेरा पीएचडी का काम था, वो बेसिकली
टैक्सेशन और इकोनॉमी के ऊपर ही था। तो ये जो मेरी बुक है, मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ फॉर दिस बुक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई PhD डिसर्टेशन, जो मेरी थीसिस थी उससे लिया गया। तो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऑथेंटिक स्टडी है, ये पीयर रिव्यूड है। इसमें जो हमारा एंशियंट टैक्स विजडम है, आप शुरू करेंगे मौर्यन पीरियड से, मनु से, कालिदास जी से, इवन तुलसीदास जी से, तो वो सब चीज़ हमारा एंशियंट पीरियड में इतना डेवलप टैक्सेशन सिस्टम था आचार्य चाणक्य जी के टाइम में। और वो मोर और लेस देखिए जो उन्होंने प्रिंसिपल्स लिखकर तब ले डाउन किए थे, करीब करीब मोर और लेस वो सेम प्रिंसिपल्स टैक्सेशन में आज भी लागू हैं। तो वी हैड ए वेरी डेवलप टैक्सेशन सिस्टम, तो ये इस बुक में है। देन हम 1947 से जब देश आज़ाद हुआ, क्या क्या चेंजेस टैक्सेशन में आए, वो सब इस बुक में आपको मिलेगा। फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, क्या ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बारे में जिक्र है। देन जो टैक्स कलेक्शन की ट्रेंड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, सेंट्रल टैक्सेस, देन विद इन डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारा इनकम टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उनका क्या ट्रेंड है। तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो गवर्नमेंट ने कदम लिए ब्लैक मनी को चेक करने के लिए, जैसे डीमोनेटाइजेशन है, ब्लैक मनी एक्ट है, IDS है, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम कुछ साल पहले आई थी, तो उसका क्या इम्पेक्ट आया ओवरऑल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। देन एनालिसिस ऑफ टैक्स डेटा, जब प्री रिफॉर्म पोस्ट रिफॉर्म में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। और उसी तरीके से हम बात करेंगे जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो उसका क्या इम्पेक्ट आया जी। देन एक TADAT मॉडल है, नया मॉडल है जो IMF ने इजाद किया। तो उस मॉडल क्या करता है कि 9 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, टैक्स डिपार्टमेंट की वो स्ट्रेंथ या वीकनेसेस वो मेज़र करने का एक टूल है। तो उस पे हमने इंडियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मेज़र करने की कोशिश करी और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम अच्छा नहीं कर रहे, और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे बेंचमार्क करके हम कैसे उन एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा रोबस्ट डिपार्टमेंट खड़ा कर सकते हैं। तो इस किताब के रिसर्च में ऐसी कौन सी बात है जो जिसने आपको कहीं ना कहीं चौंकाया, सरप्राइज किया, कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें जो आपके लिए भी बेहद सरप्राइजिंग रहा हो? देखिए, एक बड़ी फाइंडिंग इस बुक की मैडम मैं ये कहूँगा कि जब हमने एनालाइज किया जो GDP ग्रोथ और टैक्स ग्रोथ है कि उनका कोरिलेशन क्या है, एक रिग्रेशन टेक्निक होती है स्टैटिस्टिक्स में, उससे तो हमने पाया कि कुछ एक साल ऐसे हैं, कायदे में ये उम्मीद करी जाती है कि भाई GDP ग्रोथ डिक्लाइन कर रहा है तो टैक्स ग्रोथ भी डिक्लाइन करेगी, और बढ़ रहा है तो बढ़ेगी। दैट इज एक नॉर्मल एजम्पशन। हमने देखा जब एनालिसिस किया 1980 से 2017 तक का डेटा कि कुछ एक साल में दो GDP ग्रोथ वाज डिक्लाइनिंग बट टैक्स ग्रोथ इंक्रीज कर रही थी। वो क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं देयर आर अनटैप्ड एरियाज, सिस्टम में जूस है जो कि हम बेटर इन्फोर्समेंट से, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से टैप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग है। दूसरी फाइंडिंग ये है कि जो हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में हमने कैरी आउट किए, उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा कि टैक्सेशन पे, और कब से पढ़ना शुरू किया। तो उसमें ये स्टडी आता है डेटा एनालाइज करने के बाद में, यू नो डेटा डजंट लाई, कि जो प्री रिफॉर्म पीरियड था उसमें बहुत एक टेपेड ग्रोथ थी टैक्स की, और GDP भी हम 3.5-4% के आसपास ग्रो करता रहा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते थे उसे हम। तो इसमें हमने पाया कि जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड है, पोस्ट 91, उसमें एवरी परसेंटेज इंक्रीज इन GDP जो टैक्स ग्रोथ में इंक्रीज आया 1.31% का, 1.31 टाइम फॉर ईच % इंक्रीज इन GDP। देन दूसरी फाइंडिंग मेजर ये है कि 91 रिफॉर्म का इम्पैक्ट तुरंत नहीं आया, 92 में नहीं आया, 93 में नहीं आया, ये 97 के बाद आना शुरू किया। और आप रिकॉल करेंगे कि 2000 और 2008 था, ये शायद एक गोल्डन पीरियड इंडियन इकोनॉमी का था,
जहाँ पे कि जो जीडीपी ग्रोथ थी हमारी 9% तक टच करी, जो फिनोमिनल ग्लोबली भी ग्रोथ हो रही थी, एंड इंडिया रोड ऑन दैट वेव, और बहुत अच्छा किया हमने। उसके बाद क्या है, हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2008 में, तो उसका इम्पैक्ट हमने मेज़र करने की कोशिश की कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था उससे इंडियन टैक्स कलेक्शन पे क्या असर पड़ा। तो हमने पाया कि पोस्ट 2008 पीरियड में हमारी ग्रोथ डिक्लाइन करी टैक्सेस में बाई 4.12% ऑन एवरेज उस पीरियड में। देन एक जो डिमोनेटाइजेशन आपको पता है 2016 में आया, और वो काफ़ी टची सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कही है, बट जब आप डेटा देखते हैं ना, हार्ड डेटा जैसे मैं कह रहा था डजन लाई, जब डेटा देखेंगी तो देखिए उस पीरियड को देखिए 2016-17 एंड 2017-18 हमारे नए टैक्स पेयर लगभग 2.1 करोड़ नए टैक्स पेयर उस पीरियड में ऐड हुए, जो फिनोमिनल है। देन इन टर्म्स ऑफ टैक्स ग्रोथ हम करते हैं, वो हमारी ग्रोथ करीब 18% के आसपास पहुंची इसमें 16-17 में, 17-18 में। उससे पहले हम जाते हैं तो ग्रोथ लगभग 14% के आसपास थी, तो 84% के आसपास ग्रोथ बढ़ी। ऑन फ्लिप साइड देखें हम कि थोड़ा सा हमारा जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ उस पीरियड में, बट मोमेंटरी था वो, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू क्वार्टर्स वो बाउंस बैक किया, तो उसका थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट वगैरह लूज हुआ उसमें, बट लेटर मंथ्स लाइक इट रिकवर्ड। बट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन का हैज़ बीन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। जो फॉर्मलाइजेशन होना, डिजिटल ट्रांजेक्शन, चेक के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स, वो बहुत बड़ी, और उसका फ़ायदा अब तक हमें मिल रहा है। अब इतना जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है वो फॉर्मलाइजेशन का कहीं ना कहीं एक बड़ा है। तो द मोस्ट बेनिफिशियल लाइक इम्पैक्ट ऑफ द डीमोनेटाइजेशन हैज़ बीन दिस फॉर्मलाइजेशन। जी, तो इकोनॉमी के हर बदलाव में इनकम टैक्स कैसे बदला, टैक्स टू जीडीपी रेशियो किस तरह से सर ने इसे समझाया है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी किताब ज़रूर पढ़िएगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है सर, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीड इट। हम इस बातचीत को ख़त्म करते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स की आप बात करें और रिफॉर्म से आप जुड़े रहें, आप इस पर काफ़ी, आपने इतना कुछ लिखा। एक बड़ा रिफॉर्म जो हम इस सरकार के रजीम में देखे वो था कि हमारे इनकम टैक्स देने का जो तरीका था उसे बदला है सरकार ने। भाई 2 टैक्स रजीम दे दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कई बार लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं और उलझे रहते हैं, न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम। और एक बात जो सबके टैक्स पेयर्स को लग रहा है कि भाई ओल्ड टैक्स रजीम को हमें शायद टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, क्या जल्दी सबको नए टैक्स रजीम में शिफ्ट कर जाना चाहिए? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो न्यू टैक्स रजीम है, गवर्नमेंट का जो सोच है, लार्जर सोच ये है कि टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, राइट, जिससे लोग अपने आप कंप्लाई कर सकें। तो उसमें क्या है कि जो बहुत सारे एग्जम्पशन रिडक्शन थे उससे नई टैक्स रजीम में हमने गवर्नमेंट ने ख़त्म करने की कोशिश करी है। सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें रखा है, लेकिन इससे इस बजट के बाद जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें टैक्स न्यूट्रल करने की कोशिश करी है, क्योंकि जो ओल्ड टैक्स रजीम थी थोड़ी सी बेनिफिशियल लोगों को पहले लग रही थी टिल 22-23। तो लास्ट ईयर से इस चीज़ को एक टैक्स न्यूट्रल करने की कोशिश करी गई है कि जितना ओल्ड टैक्स रजीम में टैक्स लायबिलिटी आती थी मोर और लेस उतनी न्यू टैक्स रजीम में आ रही है। और न्यू टैक्स रजीम को अब गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट टैक्स रजीम किया है। तो किसी को अभी ओल्ड में रखना ऑप्शन है दोनों लोगों के पास में, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया है। और अभी ऐसी कोई चर्चा हमने नहीं सुनी, बजट आ गया और फुल फ्लैश बजट अब इलेक्शन के बाद पेश किया जाएगा, तो उसमें कोई ऐसी पॉलिसी होगी तो अनाउंस होगी। बट अभी तक ओल्ड टैक्स रजीम भी है जिससे कि आदमी चूज़ कर सकता है टैक्स पेयर, और न्यू टैक्स रजीम भी है। देखिए, ओल्ड टैक्स रजीम में एग्जम्पशन लिमिट कम थी, स्लैब रेट जो 20% का था 5 लाख से शुरू हो जाता था। नई टैक्स रजीम में 9 लाख के बाद ये जो 20% का टैक्स रेट है शुरू होता है, उसके बाद ही 12 लाख के बाद में इनफैक्ट। तो दोनों को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि बैलेंस रहे, टैक्स पेयर के ऊपर कोई एडिशनल बर्डन ना रहे। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो ये टैक्स बेनिफिट होते हैं उससे कहीं कहीं पे डिस्टॉर्शंस आते हैं चीज़ों में।
जैसे कि आदमी को नॉर्मल कोर्स में कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी चाहिए, दूसरी चीज़ करने लगता है क्योंकि उसे उसका कुछ फ़ायदा लेना है या वो अवेल करना चाहता है। तो गवर्नमेंट का कोशिश ये कि एक सिंपल रहे, लो टैक्स रहे और लोगों को कोई हैसल ना रहे कंप्लाई करने में, आसानी रहे। और ये इवॉल्विंग चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि अभी आया है तो आगे कुछ नहीं आएगा। और लोगों की तरफ से जो आइडिया सजेशंस आते हैं गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये गवर्नमेंट इस तरह के वो कदम उठाती है। तो प्रोग्रेसिव स्टेप है और स्वागत योग्य ये स्टेप है। इसमें कुछ कंसर्न है लोगों की, तो वो भी गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। हमारे पास भी दे सकते हैं आप, तो हम गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे उन्हें। आई एम श्योर सर आपकी अगली किताब में हम इसका ज़्यादा जिक्र भी देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक अहम बदलाव है हम जिस तरह से टैक्स देते थे, जिसमें अब आपके पास 2 रिजीम में से चुनने का आपको विकल्प मिलता है। एक चीज़ और मैं प्रियंका जी कहना चाहूँगा जो बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में एक फेसलेस काइंड ऑफ रिजीम को इनिशिएट किया है। अब उसमें क्या है कि हम जो असेसमेंट की कार्यवाही है फेसलेस तरीके से करेंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, लोग मेल के माध्यम से ही अपने सबमिशंस वगैरह देंगे। उसी तरीके से अपील की कार्यवाही है। तो लोगों का क्या है, इससे एक तो बहुत टाइम की बचत होती है। एक फेस टू फेस ऑफिसर के पास नहीं जाना, तो उससे जो इधर उधर की प्रॉब्लम होती थी वो नहीं आएगा। और उसका देखिए कैप्शन देखिए, जब वो स्कीम ईजाद करी, रोल आउट करी कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये कैप्शन है उसका स्कीम। आप गूगल करिए या आप जाइए उसमें। तो गवर्नमेंट का एम्फेसिस ये है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी और जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम से कम रहे, ईज ऑफ डूइंग लाइक बिजनेस को प्रमोट करना है हमें। तो ये सब मुद्दे, डिस्क्रिशन कम करना, ख़त्म करना कि ऑफिसर्स का डिस्क्रिशन रहे, क्योंकि उसे कभी कभी कुछ पर्टिकुलर कोई आदमी मिसयूज़ कर सकता है। तो वो सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए कि एक सिंपल एफिशिएंट सिस्टम लोग घर बैठे 24/7 अपना करें, कंप्लाई करें। और जैसे मैं कह रहा था कि आस्क सेंटर हैं हमारे, कोई किसी को दिक्कत है तो किसी पे, नोएडा में जाना है तो नोएडा करें, दिल्ली सब स्टेशंस पे उस तरह की सुविधा। कंप्लायंस जो है इसको बढ़ाने की कोशिश, आसानी जो है वो टैक्स पेयर को मिले, ज़्यादा टैक्स पेयर आए, इन सब पर बात कर रहे थे मेरे साथ आज प्रताप सिंह जी, प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। नमस्कार। थैंक यू प्रियंका।